हेलो एंड वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी उपस्थित हैं एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर, जो बीपीएससी टीआरई 4 या फिर बिहार एसएससी एसटीईटी की परीक्षा, सीटीईटी की परीक्षा या फिर बिहार दरोगा के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाली हैं। चलिए देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, जिसे डोमिनियन स्टेट की बात कही जाती है, डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? तो याद रखिएगा, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उसी दिन डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल गया। तो सही आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? तो सभी जानते हैं, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये इन्होंने एकीकरण किया था। जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे देशी रियासतों में बंटा हुआ था और इन्होंने एकीकरण किया, और इस एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा, कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने, वो एक पारसी थे, ये भी याद रखिएगा, वो क्या थे? एक पारसी थे। और इन्हें ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा वर्ष 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो सभी जानते हैं, यंग इंडिया, जो 1933 तक संपादित हुआ गांधी जी के द्वारा। अगला सवाल है, ज्योतिबा फुले का संबंध किनसे था? तो ज्योतिबा फुले का संबंध किनसे था? तो जाति विरोधी आंदोलन से। याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले का संबंध किनसे था? तो जाति विरोधी आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, सबसे बड़े जाल, जब सबसे बड़े जाल की बात है तो फिरोज शाह तुगलक आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ये पहले थे जिन्होंने सबसे बड़े जाल जो है उन्होंने बनवाए थे। निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, और वह मोक्ष कौन सा साहित्य है? तो उपनिषद। और आपको पता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। चलिए अगला सवाल है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। देखिए, दिल्ली का एक ऐसा भी सुल्तान था जो होली के त्यौहार में भाग लेता था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें MBT भी बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में। और ये सबसे शिक्षित सुल्तान था, और ये सबसे असफल सुल्तान साबित हुए। इन्हें पागल बादशाह की भी संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी है। अगला सवाल है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हलेबीड और बेलूर में। याद रखिएगा, बेलूर कर्नाटक में है, हलेबीड और बेलूर में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा। याद रखिएगा, बाबर की जब भी बात आती है तो हमने बताया था पहले भी, ये याद रखिएगा, पक्का चघा, और शुरू कीजिएगा 1526 से। यानी 1526 में प से पानीपत, 1527 में ख से खनवा, 28 में च से चंदेरी, और 29 में घ से घाघरा। और चारों युद्ध बाबर ने लड़ा। तो उसमें जो खनवा युद्ध था 1527 का युद्ध, और ये युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। और उसमें बाबर तो चारों युद्ध जीता था, तो राणा सांगा हार गए थे। तो ये ट्रिक भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आंसर होगा अकबर। जब्ती प्रणाली जो थी वो अकबर की उपज थी। अगला सवाल है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश से लिया गया था? तो वो मंगोलिया से लिया गया था। याद रखिएगा, अकबर जो जब्ती प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था वह मंगोलिया से लिया गया था। अगला प्रश्न है, 1927 का मडार सत्याग्रह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? मडार
सत्याग्रह जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये थे BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्हीं के द्वारा 1927 में ये सत्याग्रह आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे उनको शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, ये किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये NCERT के बुक में सर्वाधिक पूछे जाने वाले UPSC के एग्जाम में ये प्रश्न है। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, लाला लाजपत राय का कहना था कि ये सभी शिक्षित भारतीय साल में एक बार मेला लगाते हैं और कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और ये बात बोले थे लाला लाजपत राय ने, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती से अपने 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था, तो इसको भी याद रखना है। कैबिनेट मिशन 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसका योजना निम्न में से किसने तैयार किया था? तो 3 सदस्यीय लोग थे, लेकिन उसमें कौन शामिल थे? तो सर पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा, सर पैथिक लॉरेंस शामिल थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ये शामिल नहीं थे, क्लेमेंट एटली भी शामिल नहीं थे, माउंट बेटन भी शामिल नहीं थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय 31 अक्टूबर 1943 को अंतरिम सरकार की घोषणा उन्होंने की थी। अगला सवाल है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार याद रखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1931 के कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था, याद रखिएगा, एक गुप्त समाज था अभिनव भारत और VD सावरकर साहब ने इनका गठन किया था। तो अगला प्रश्न है, कामागाटामारू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। कामागाटामारू क्या था? तो कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकलने वाला एक जहाज था। क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकलने वाला एक जहाज था, बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसी जहाज से संबंधित अन्य प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो याद रखिएगा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कही जाती है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट NCERT का प्रश्न है। लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो गोपाल हरि देशमुख। कॉमनवेल्थ पत्र किन से जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्र किन से जुड़ा है? तो ये है एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। इन्हें माता बेसेंट की संज्ञा भी दी गई है और ये कॉमनवेल्थ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये 10th क्लास के BTC के बुक में भी है और NCERT में भी है और काफ़ी बार BPSC में पूछा जा चुका है। ये बिहार के किसान आंदोलन से प्रसिद्ध है, बिहार के किसान आंदोलन से प्रसिद्ध है स्वामी सहजानंद का संबंध। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन ये आपको सबको पता है, विनोबा भावे जी ने जो शुरू किया था, विनोबा भावे जी ने। तो ये भूदान आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवध का एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एका आंदोलन बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, एका आंदोलन। तो ये अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन, याद रखिएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद, याद रखिएगा, ये एक सामाजिक क्रांति था, नाई धोबी बंद, और ये सामाजिक बाइकाट जो है ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो प्रतापगढ़ जिले में किसानों के द्वारा हुआ था, प्रतापगढ़ जिले में किसानों के द्वारा नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट शुरू किया गया था। ये भी NCERT का प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा पामरस्टन थे इसके प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, पामरस्टन प्रधानमंत्री थे। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह
1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके ठीक अगले ही साल सिपाही विद्रोह हो गया था। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को कब पुनः स्थापित किया गया था? 1858 की सामग्री की घोषणा, वहाँ से 1858 में भारत के जो क्राउन बने उन्होंने घोषणा किया कि ठीक है, जिन नवाब को या फिर जिन राजा को या फिर जिन जमींदार को अपना पुत्र नहीं है वो किसी को गोद ले सकते थे, क्योंकि कुछ साल पहले तुरंत हटाया गया था, इसलिए सिपाही विद्रोह हुआ जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये लोग शामिल हुए थे। अगला सवाल है, मोडी लिपि, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रश्न है। मोडी लिपि, मोडी लिपि याद रखना है। और ये मोडी लिपि किसके अभिलेखों में प्रयोग किया जाता था? तो मराठों के लिए मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लिए होता था, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था और अफगानों ने मराठों को हराया था, याद रखना है, अफगानों ने मराठों को हराया था। सरंजामी प्रथा, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरंजामी प्रथा मराठों का भू राजस्व प्रथा था, मराठों का भू राजस्व प्रथा था। और मराठों की जब बात आती है तो आप याद रखिएगा गुरीला युद्ध, गुरीला युद्ध जो है ये भी इन लोगों का फेमस था, जो शिवाजी के समय था। अष्टप्रधान भी याद रखना है, क्या याद रखना है? अष्टप्रधान, अष्टप्रधान भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसकी उपाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं की समाधि है। कहाँ है? नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि है और उसी के कारण सिखों का यह पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो याद कर लेंगे, गुरु गोविंद सिंह, ये 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव से, अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? जरी कलम याद रखना है, जरी कलम, और उपाधि किसको दी गई? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई, याद रखना है। एक जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ साल रहा और उसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, उसका नाम बताना है। तो हरिविजय सूरी उनका नाम था, क्या नाम था? हरिविजय सूरी। ये एनसीईआरटी के बुक में है और यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हरिविजय सूरी जो थे वो जैन साधु थे और अकबर के दरबार में कुछ साल तक रहते थे, उनको जगत गुरु, क्या जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। महाभारत का फारसी अनुवाद नाम बताना है और वो था रज़्मनामा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण